नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। महर में एक बार फिर किसानों का गुस्सा उफान पर आ गया। केजेएस सीमेंट फैक्ट्री के लिए प्रस्तावित रेलवे लाइन के रास्ते में पड़ने वाली कीमती भूमि को लेकर किसानों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस की मदद से जबरन जमीनें छीनी जा रही हैं। किसानों ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और उचित मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना है कि जब तक मामला न्यायालय में लंबित है तब तक किसी प्रकार की जमीन खाली कराना पूरी तरह गैर कानूनी है। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और चेतावनी दी गई कि अगर अन्याय हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। केजेएस प्रबंधन की तानाशाही, केजेएस प्रबंधन की तानाशाही, केजेएस प्रबंधन के इशारे में किसानों को परेशान करना प्रशासन बंद करे। केजेएस प्रबंधन की तानाशाही। उस लाइन के लिए मतलब भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि अधिग्रहण का मामला माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उस विचाराधीन मामले के बीच में पुलिस की मदद से कह लें या बड़ी प्रशासनिक मदद के दम पर जाकर वो जबरन किसानों को परेशान करना और भूमि को हथियाने का काम कर रहे हैं। जो किसान और पीड़ित लोग हैं जिनकी भूमि जा रही है, उनकी मांग ये है कि जो हमारी जमीन है उस जमीन का जो भी मुआवजा है, ये तो हमको अपनी जमीन देना नहीं चाहते। यदि जबरन लेना चाहता है केजेएस और बहुत है उसको जरूरत उपयोगिता है उसकी, तो ले तो उसके लिए जो उचित मुआवजा आज का दर है उस दर को उनको दे दे। रेल पटरी ले जाने के लिए जितनी, जैसे इनकी जमीन 4 एकड़ है तो 4 एकड़ के बीच में आप रेल पटरी ले गए, 2 एकड़ इधर कर दिए, 2 एकड़ इधर कर दिए, तो न जमीन इधर की काम की बची न इधर की। और मुआवजा किसका देना चाहता, जितने में रेल पटरी ले जाना चाहता, तो इनकी संपूर्ण भूमि को अधिग्रहण करें और अधिग्रहण करने के साथ साथ जो मुआवजा आज के दर का है उसको देने का काम करें। और मेरा अनुरोध ये है आपसे कि जो पुलिस विभाग के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी जो जाके किसानों को कहीं कहीं दबाने का प्रयास करते हैं तो वो सब बंद कर दें। पुलिस विभाग के अधिकारी उनको दबाने का प्रयास करते। शिवपुरी जिले के पोहरी कस्बे में किसानों ने खाद की किल्लत के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया। पोहरी बेराड़ मार्ग पर तहसील के सामने किसानों ने सड़क जाम कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। किसानों का आरोप है कि उन्हें 4 दिनों से खाद नहीं मिल रही, जबकि रोज सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं। कांग्रेस नेता आफाक अंसारी भी किसानों के समर्थन में पहुंचे और भाजपा सरकार पर तीखे आरोप लगाए। 1.5 घंटे चले इस जाम को एसडीएम मोतीलाल अहिरवा और थाना प्रभारी की समझाइश के बाद खोला जा सका, जहां मौके पर टोकन और खाद्य वितरण कराया गया। आप खाद तो इतनी परेशानी किस लिए आ रही है? देखिए, आज तक का अनुमान तो ये दिया है कि इन्होंने खाद मिल जाएगा, और यदि नहीं मिलता है तो हम किसान के साथ में सारे कार्यकर्तागण और सभी किसान भाई एक बड़े उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। और जिस तरीके से भाजपा कहती है कि हमारे लिए भगवान है किसान, और आज उसी भगवान पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लाखों टनों से, मीट्रिक टन के हिसाब से खाद आ रहा है। और अभी तो मैंने कुछ दिन पहले अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे भाजपा के जसवंत जाटव जी को भी देखा कि ट्रेन आई थी और कई टनों माल आया था, तो वो फोटो देखा तो वो माल कहाँ गया। जिस तरीके से दलाली जो बड़े बड़े धन्ना सेठों के घरों को भरने में भाजपा शामिल होती है और भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, उसका जवाब जनता देने के लिए खुद खड़ी है। और निश्चित रूप से यदि खाद नहीं मिलता है तो हम पूरे किसान भाइयों के साथ में एक बड़ा आंदोलन करेंगे जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती, किसानों को खाद नहीं मिलता है। जय हिंद। आज आप लोगों ने चक्का जाम किया है, किस लिए किया है और क्यों? खाद के लिए किया। 4 दिन हो गए मन कागज लगा, 4 दिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई अधिकारी नहीं आ रहा। जब 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, मैडम नहीं आई है। सुबह 7 बजे से लाइन लगाते हैं और सुबह से आते हैं 7 बजे लाइन लगाते हैं। किसान भूखे आते अधिकारी अब तक खाना खाकर नहीं आ पाए। 12-1 बज गया। पहले आज तक बोले 26 को आया, 26 से कोई अधिकारी नहीं आया। अब तक अधिकारी नहीं आया। 26 तारीख से अब आप लोग क्या चाहते हो? तारीख दे रहे हैं। मैडम आया, तो रसीद कार्ड लगा, बस किसान भी हो जाएगा। आप लोगों ने ये चक्का जाम किया, किस लिए किया है? खाद के लिए किया है। खाद नहीं मिल रहा, टोकन लेने आया, टोकन बनाने वाला नहीं है कोई। नहीं आया और 26 तारीख की बोली, 26 तारीख की हमारी सुनवाई के नहीं।
आप लोगों ने ये चक्का जाम किया किस लिए किया है? काट के लिए किया है बंदे के। कार नहीं मिल रहा, टोकन लेने आया, टोकन बनाने वाला नहीं है कोई। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। यादव का कहना है कि देश के हर न्यायालय परिसर में संविधान निर्माता की प्रतिमा लगनी चाहिए ताकि न्याय और समता के मूल्यों का सम्मान हो सके। गौरतलब है कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर प्रतिमा लगाने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। चबूतरा तैयार था, मूर्ति बनकर आ चुकी थी, लेकिन ग्वालियर बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। इसके बाद मूर्ति स्थापना टाल दी गई। हाल ही में इस मुद्दे पर वकीलों और प्रतिमा समर्थकों के बीच झड़प की घटनाएं भी सामने आई। इस पर यादव ने पत्रकार वार्ता में चेतावनी दी कि वे हर हाल में मूर्ति स्थापित करेंगे और सरकार और प्रशासन को आगे आकर समाधान करना होगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब बाबा साहब के सम्मान की रक्षा का समय आया तब कांग्रेस चुप बैठी है। एक विषय जो बहुत गंभीर है और मैंने सोचा था कि मैं लगभग अभी 1 साल और आराम करूंगा, 2026 में राजनीतिक क्षेत्र में वापसी करूंगा, लेकिन एक विषय इतना गंभीर हो गया कि मुझे मजबूरी में राजनीतिक क्षेत्र में पुनः सक्रिय होना पड़ रहा है। आप सबको मालूम है कि ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोगों का खून थोड़ा गर्म होता है, वहाँ का पानी, वहाँ की तासीर थोड़ी अलग है। और जब भी कोई आंदोलन मध्य प्रदेश में बड़ा छिड़ता है, ऐतिहासिक बनता है, तो वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से उसकी शुरुआत होती है। आपको याद होगा 2 अप्रैल को एक घटना हुई थी, कौन से सन में हुई थी, जब एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हो रहा था, तो ग्वालियर में 2 वर्गों के बीच संघर्ष हो गया था, गोलियां चली थी और लोगों की मृत्यु तक हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए। आज एक ऐसी स्थिति ग्वालियर चंबल क्षेत्र के अंदर बन गई है जिसको राजधानी के अंदर कोई नहीं उठा रहा था। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आपके माध्यम से उसकी पूरी जानकारी मिले और ये पता चले कि वो मुद्दा सिर्फ ग्वालियर का नहीं, भोपाल का बन चुका है। ग्वालियर के हाई कोर्ट के अंदर हमारे वकील साथियों ने ये प्रयास किया कि वहां पे भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस को एक आवेदन दिया और चीफ जस्टिस ने उसमें स्वीकृति दी, मध्य प्रदेश की चीफ जस्टिस ने जबलपुर में, कि वहां पे मूर्ति की स्थापना कर दी जाए। उसके बाद वकीलों ने अपने पैसे से धन इकट्ठा करके वहां पे चबूतरा तैयार कर लिया, स्टैंड बना लिया और स्टैंड बनाने के बाद जब वो बाबा साहब की मूर्ति भी बनवा ली और मूर्ति जब लेके गए तो वहां पे कुछ जो आज भी जातिगत मानसिकता की सोच रखते हैं, ऊंच नीच की सोच रखते हैं, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया और बार एसोसिएशन 2 भाग में बंट गया। उसके बाद जब आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के कुछ साथी वहां गए, कुछ अम्बेडकर साथी गए, तो वो वकील जो कानून पढ़े हैं और कानून की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं वकीलों ने अम्बेडकरवादियों के साथ मारपीट करने का काम किया। ये मामला धीरे धीरे इतना बढ़ चुका है, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में इस मुद्दे को लेकर तनाव है, कम से कम 10-15 जिलों के अंदर। और ऐसी स्थिति बनी है कि जब ग्वालियर में हेडक्वार्टर पे ऐसा उधम हो रहा है तो गांव-गांव तक इसका असर पहुंच चुका है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल महोदय से अपील करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इसमें हस्तक्षेप करते हुए कलेक्टर एसपी को निर्देश देते हुए जो लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए वहां हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं उनको सहयोग प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट ग्वालियर में स्थापित की जाए और इस विवाद को शांत किया जाए, नहीं तो ये वर्ग संघर्ष के रूप में बदलने वाला है। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, राज्यपाल को भी पत्र लिखा और दोनों से मिलने का समय मांगा, संभवतः कल मिलने भी जाऊंगा और इस विषय की गंभीरता से उनको अवगत कराऊंगा। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमने मांग की है, पत्र लिख कर आग्रह किया है कि पूरे देश के अंदर अगर संविधान से कोर्ट चलता है, कोर्ट हमारे पवित्र ग्रंथों से तो नहीं चलता जिनको हम और आप सब मानते हैं। मैं स्वयं ईश्वरवादी व्यवस्था में विश्वास रखता हूँ। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण से लेकर सारे ग्रंथ, जो चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ग्रंथों से कोर्ट नहीं चलता, संविधान से चलता है और संविधान लिखने का काम
जिस व्यक्ति ने किया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसलिए हमने मांग की है सीजेआई साहब से कि पूरे देश के अंदर हर न्यायालय परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम किया जाए। ये विषय है, लेकिन चूंकि विषय वहां गंभीर हो चुका है और बहुत खतरनाक हो चुका है और किसी भी दिन अप्रिय स्थिति बन सकती है, उसमें मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए। हल्के में मोहन यादव जी आप मत लो, अगर हल्के में आप लोगे तो ये आंदोलन इतना बड़ा खड़ा होगा कि आपको आपकी कुर्सी बचाना मोहन यादव को मुश्किल पड़ जाएगी। एक बात और विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ कांग्रेसियों के बारे में। कांग्रेस के छोटे छोटे नेता बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी कब कर रहे हैं? जब वहां पे अम्बेडकरवादियों ने आंदोलन शुरू कर दिया तब वो बयानबाजी कर रहे हैं, नहीं मूर्ति तो लगना चाहिए, मूर्ति तो लगना चाहिए। मेरा एक सवाल है राहुल गांधी जी से, आप नेता प्रतिपक्ष हो और लोकसभा में हर बात पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हो, संविधान की दुहाई देते हो, सामाजिक न्याय की बात करते हो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी भी हमेशा बाबा साहब की और संविधान की बात करते हैं। आज जब संविधान की रक्षा की आवश्यकता है, आज जब बाबा साहब के सम्मान की आवश्यकता है, तब आप मौन हो देने के लिए करते हो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये कांग्रेस की पोल खुल गई है इस पूरे मूवमेंट से। मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि राहुल गांधी को ये विषय मालूम है और राहुल गांधी ने परसों ही इस संबंध में किसी से चर्चा की, मैं नाम ऊपर नहीं करना चाहता। तो फिर राहुल गांधी से भी मैं कहूंगा, मैं जा रहा हूं 2 जून को ग्वालियर और ग्वालियर में पूरे संभाग के लोगों को एकत्रित किया है और 2 जून तक का समय इसलिए ताकि मोहन यादव जी ये ना कहें कि समय नहीं दिया गया। समय दे रहा हूं, तब तक मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करके या तो मूर्ति की स्थापना कर दें, नहीं तो 2 जून को तारीख घोषित करके आऊंगा। ग्वालियर की एक सड़क जाम होगी, ग्वालियर शहर जाम होगा और उसी दिन हम बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम ग्वालियर के अंदर करेंगे। उस कार्यक्रम में मैं राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं, आओ संविधान की बात करते हो, पीडीए की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी उनको आमंत्रित करता हूं और धन्यवाद देता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद को, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खुद ही मुझे फोन करके कहा कि आप एक बार जाके देखो कि वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बन पाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाजों के अंदर भेदभाव फैला के, नफरत फैला के लड़ाई कराना नहीं है। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का, ये काम हमारा नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि उन सबके अंदर भाईचारा बने और बाबा साहब का वो लोग भी सम्मान करें जो भले ही SC वर्ग, OBC वर्ग या आरक्षित वर्ग से नहीं आते, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो पढ़ाई और अधिकार का सम्मान उन वकीलों को भी नहीं मिलता, चाहे वो किसी भी वर्ग के होते। तो इसलिए चंद्रशेखर भाई भी वहां आने वाले हैं, मैं भी 2 तारीख को पहुंचने वाला हूं। मैं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि आइए इस मैदान में लड़ाई में लड़िए और मैं मोहन यादव जी से अपील करूंगा कि इस लड़ाई की आवश्यकता ही ना पड़े छेड़ने की। 2 तारीख तक आपके पास समय है और अगर 2 तारीख तक नहीं लगाते हैं तो ग्वालियर चंबल का आंदोलन इस मध्य प्रदेश के हर कोने तक होगा और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आपके बीच में आज मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं अभी 1 साल तक नहीं आने वाला था राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए। जब आपकी विचारधारा से और हक अधिकार छिपते दिखते हैं या सामाजिक न्याय की बात आती है तो मेरे जैसा आदमी चुप नहीं बैठ सकता। इसलिए मैं पुनः राजनीति में सक्रिय होकर वापस से काम करने के लिए जा रहा हूँ। आप सब सारे साथी शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए, इसलिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपील करता हूँ कि समाज के अंदर आप और हम सब मिलकर वैमनस्यता ना फैल पाए इसका प्रयास करें और सामाजिक वर्ग संघर्ष ना हो पाए इसका प्रयास आप और हम सब मिलकर करेंगे और बाबा साहब की मूर्ति लगा के हम ये संदेश देने का काम करेंगे कि संविधान का हम सम्मान करते हैं और संविधान बनाने वाले का हम सम्मान करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारिए। जनपद पंचायत खेरलांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत कन्हार टोला अमई से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। गांव के पास मुख्य मार्ग से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक आंजन के पेड़ से अज्ञात युवक का शव फांसी पर झूलता हुआ पाया गया। जैसे ही ये दृश्य ग्रामीणों की नजर में आया, घटना की खबर आग की तरह फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि ज्ञानेंद्र टेमरे ने त्वरित रूप से रामपायली पुलिस को सूचना दी। मौके पर जहाँ युवक ने फांसी लगाई वह खेत कन्हार टोला निवासी सेवक राम पटले का बताया जा रहा है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना के पीछे की वजह भी साफ नहीं हो सकी है। रामपायली थाना पुलिस ने घटनास्थल पर निरीक्षण कर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। उस समय कोई अज्ञात व्यक्ति इस आंजन के झाड़ से झूला हुआ है। इस संबंध में आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं ज्ञानेंद्र टेमरे, सरपंच प्रतिनिधि। अभी मेरे को व्हाट्सएप पे देखा,
मिली हुई थी फोटो। हाँ और उसके बाद फिर पता लगाया मैंने, थाने में भी मैंने जो है सूचना दे दी है और अभी FIR करने के लिए जारी है। ज्ञात है ये जो है ये हमारे कनाटोला में का लड़का नहीं है ये। अच्छा, अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ का है। इसकी जानकारी आपको कब लगी? अभी आधा घंटा पहले। आधा घंटा। अच्छा, ग्रामीण सूत्रों को क्या कहना आप बताएंगे? अब उनसे कब चर्चा की हम लोगों ने तो बोल रहे हैं इसको कहीं हमने देखे नहीं, कुछ नहीं, और यहाँ टंगा हुआ मिला है। ये बताइए केंद्र जी, ये खेत मालिक का नाम क्या है? खेत मालिक शिव ग्राम पटले नाम ग्राम कनाटोला। मैं हूँ क्या समझा खेत। इस संबंध में गाँव के लोग कुछ नहीं जानते। नहीं। अच्छा, इसकी प्राथमिक जानकारी हाँ दे दी। हाँ, अभी जो है FIR करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। हमने कहा क्या करें। अच्छा, ये बताइए कि लगभग कितना समय हुआ होगा आपके अंदाज? अब मेरे को तो सूचना मिली है उसके हिसाब से आधा घंटा पहले की घटना है। अब उसके पहले अब कब टंगा है क्या है नहीं। तो अभी तक देखे क्या है? ये खेत ही खेत मालक नहीं, खेत मालक है। एक मिनट देखिए, अभी 11:40 हो रहा है, 12 बजने जा रहे हैं। हाँ तो क्या पुलिस नज़ारत है इसका? हाँ सूचना दे दिया तो थाना तक आ गए। अभी वहीं जा रहा था। तो मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो नहीं पाई? पहचान नहीं हो पाई। देखो काका जी बोलो, मैं खेत मालक हूँ। एक मिनट बाबू, एक मिनट। मेरा नाम शिवराम पटेल जी, ये खेत आपका है? हाँ। ये जो घटना घटी है इस संबंध में आप कुछ बताएंगे? मेरे को कोई सूचना है ही नहीं। मैं 3 दिन हुआ, मैं खेत में भी नहीं आया हूँ। अभी मैं मेंढेवाड़ा सवेरे गया था लड़के के साथ में दवा के लिए। घर को आया, स्नान किया, खाना किया और रामपाली हॉस्पिटल दवा के लिए गया। क्या ये व्यक्ति आपके गांव का है? नहीं, गाँव का नहीं। अभी यहाँ सब खड़े थे, मैं अभी रामपाल से जा रहा हूँ। कैसे आप पहचानते हैं? नहीं, हम नहीं पहचानते हो कहाँ का है कहाँ का नहीं। झूठ बोलना बेकार है। धन्यवाद। भी आए तो बताएंगे रामपाली से। लटेरी में भारत की ऐतिहासिक विजय और ऑपरेशन सिंदूर की अद्भुत सफलता के उपलक्ष्य में एक भव्य विजय तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की महान सेना और वीर बलिदानी सैनिकों को सम्मान अर्पित करना था। CM राइज स्कूल लटेरी से शुरू होकर यह यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई सरोन चौराहा माता मंदिर तक पहुंची। यात्रा में लटेरी के नागरिकों ने हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ देशभक्ति का द्वितीय जज्बा पेश दिखाया। डीजे पर बज रहे राष्ट्रीय भक्ति गीतों ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। यात्रा में लटेरी का पुलिस प्रशासन और विभागीय अधिकारी, नगर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम जनता शामिल हुई। लटेरी मंडल अध्यक्ष ने सभी सहभागियों का आभार व्यक्त करते हुए तिरंगा यात्रा के समापन की घोषणा की और देश की सेना को श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल 31 मई को इतिहास रचने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लेंगे। ये आयोजन न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा भी बनेगा। जम्बूरी मैदान में होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में करीब 1 लाख महिलाओं की उपस्थिति संभावित है। सबसे खास बात यह है कि कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था, मंच संचालन, सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और मीडिया मैनेजमेंट तक सभी जिम्मेदारियां महिलाओं के हाथों में सौंपी गई हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। करीब 3000 जवान तैनात किए जा रहे हैं। शहर के आउटर क्षेत्रों में नाकाबंदी, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर सघन तलाशी, ड्रोन जैसी उड़ने वाली वस्तुओं पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा स्वयं निगरानी कर रहे। तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। इस आयोजन के जरिए मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना और अन्य महिला कल्याणकारी योजनाओं की झलक भी प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट मंत्री स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर चुके हैं। पूरे भोपाल में इस आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है और भाजपा इसे ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आगामी कार्यक्रम को लेकर के पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं और इसके मद्देनजर लगभग 3000 का अतिरिक्त बल भी बुलाया जा रहा है। और साथ ही साथ इस सुरक्षा व्यवस्था में जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई जो उच्चतम सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो भी उसके SOP है, जो निर्धारित प्रक्रिया है, उसका पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। और साथ ही साथ इसकी जो संबंधित जो जांच और अलग अलग प्रिवेंटिव जो कार्रवाइयाँ हैं पुलिस ने शुरू कर दी है। इसमें
क्या पैरामीटर तय किया गया, कितने किलोमीटर तक के दायरे में? इसमें जब कभी भी विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति का इस तरह का सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, उसमें एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जो महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थानों की जांच, खासतौर पे बाहर से ऐसे शहरों में हम जानते हैं कि जो वाल जैसे शहर में लाखों की संख्या में फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो प्रतिदिन दूसरे शहरों से आती है, बहुत सारे लोगों का, तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस की पूरी जांच की जाती है और पुलिस की जो SOP है इन बिंदुओं के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। इसमें ड्रोन कैमरा वगैरह उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका पालन सुनिश्चित किया जाता है और इन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। महिलाओं को लेकर भी कहा जा रहा है कि महिलाओं का सुरक्षा का मामला, चूँकि ये पूरा जो कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण को केंद्रित रख करके किया गया है, इसमें महिलाओं की सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर ही कार्यक्रम का पूरा ताना बाना है, इसलिए इसमें सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और कई महत्वपूर्ण जगहों पर महिलाओं के हाथ में कमान होगी और महत्वपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होगी। जब देशवासी कोरोना की उन भयावह यादों को धीरे धीरे भूलने लगे थे, तब एक बार फिर एशिया के कई देशों से कोरोना की वापसी की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया, फिलहाल राज्य में कोई ऐसा केस नहीं है, लेकिन संदिग्ध मरीजों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये वायरस पूरी तरह कभी खत्म नहीं होगा और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। वैक्सीनेशन के कारण इम्यूनिटी मजबूत हुई है, जो इस बार हमारी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष रूप से इम्यूनिटी कमजोर लोगों जैसे कि डायलिसिस या कैंसर के मरीजों के लिए चेतावनी जारी की है। उन्हें अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि सरकार के पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन है और समय आने पर नई गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। फिलहाल जरूरी है लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और सजग रहें। कोविड का ही चाहिए ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 5 सालों से कोविड लगातार हम लोगों के बीच में मौजूद है और दूसरे वायरल डिजीजेस की तरह, जैसे वायरल डिजीजेस में जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट होते हैं, तो उसके कारण से इसके भी नए वेरिएंट बीच बीच में देखने को मिलते रहते हैं। उनमें से कुछ जो है बेनाइन रहते हैं और कुछ में इन्फेक्टिविटी बहुत अधिक रहती है, जिससे बड़ी संख्या में लोग उससे अफेक्टेड होते हैं। पहले हमने 2-3 वेव्स में देखा था कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अफेक्टेड हुए थे। अब जो कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, आमतौर पर कोविड उन्हीं में निकल रहा है जो पहले से ही इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज हैं, मोस्टली वही लोग हैं। और इसके अलावा अगर स्वस्थ लोगों में कोविड पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो उनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं हो रही है जिसमें उनको भर्ती होने की ज़रूरत हो, या स्टैंड एलोन कोविड केसेस बहुत ही कम हैं। आमतौर पर ये इंसिडेंटल फाइंडिंग की तरह दिखाई दे रहे हैं। हम लोग कोविड की पिछली वेव्स के बाद ही से इसका किसी भी तरह की वेव का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे बात नंबर ऑफ बेड्स की हो, चाहे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेड्स की हो, ICU बेड्स की हो, पीडियाट्रिक ICU बेड्स की हो, या ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी की हो। हमारे पास इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। आपने देखा होगा कि पिछले वेव्स के बाद हमारे जो है लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स और PSA प्लांट्स हमने अलग अलग प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में लगाए थे, तो पर्याप्त संख्या में हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसके लिए जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, बेसिकली जो RT-PCR से इसकी टेस्टिंग होती है, उसकी भी पर्याप्त संख्या में हमें RT-PCR टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर कभी नंबर बढ़ता है तो हम उसकी टेस्टिंग के लिए और क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जैसे भी सरकार की लगातार गाइडलाइंस आती रहेंगी, उस हिसाब से हम अपने आप को मॉडिफाई करके तैयारी करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आम जनता से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे पिछली बार हमने देखा था, कोविड अधिकतर ऐसे लोगों को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, यानी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जैसे हमारे क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जो डायलिसिस पे होते हैं, या जिनका पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट रहते हैं, जिनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं जिससे कि उनका जो ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्ट ना हो। इसके अतिरिक्त इसी तरह के कैंसर पेशेंट्स रहते हैं जिनको हम कीमोथेरेपी देते हैं, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है। इसके अलावा एक्सट्रीम ऑफ एजेस के पेशेंट होते हैं, यानी कि बहुत छोटे बच्चे या हमारे सीनियर सिटीजन्स। तो ऐसे लोगों को विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कभी कोई भी नया डिजीज़ वेरिएंट वायरल या बैक्टीरियल आता है तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। ऐसे ही लोगों को सबसे ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी भी होती है। तो हम लोग विशेष तौर पर ऐसे उससे सावधान रहें। प्लस ऐसी जगहें जहाँ पर ये केसेस देखने को मिले, उन सिटीज़ में
यात्रा करने से बचें। अमजेरा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्र प्रेमी जनता के द्वारा रविवार की शाम तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों, महिलाओं सहित बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगाते हुए देशभक्ति का जज्बा दिखाया। यात्रा में हिंदू, मुस्लिम, बोहरा समाज आदि हर वर्ग के लोग, जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए, जो रास्ते भर सेना के गुणगान गाते हुए जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा महल परिसर से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौराहे पहुंची, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी के द्वारा नमन किया गया। वहीं पूर्व सैनिक केशवानंद शर्मा, अश्विन ठाकुर का सम्मान किया गया और राष्ट्रगान के साथ समापन किया गया। यात्रा में ग्राम पंचायत सरपंच मनुभाई मकवाना, सचिव गोपाल कुमावत, उप सरपंच अर्जुन सिंह मोहनिया, थाना प्रभारी रविंद्र कुमार बारिया, शिवा मकवाना, विजय कुमार शर्मा आदि जनप्रतिनिधिगण सम्मिलित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत द्वारा खाचरोद में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग के अंतर्गत नगर में भव्य पथ संचलन निकाला गया, जिसमें लगभग 400 संघ सेवकों ने भाग लिया। ये अनुशासन और एकता का अद्वितीय दृश्य नगर वासियों के लिए गर्व का विषय बना। संचलन मार्ग पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक संगठनों एवं नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह संचलन संघ की कार्य पद्धति, समर्पण और राष्ट्र सेवा के मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बना। संघ शिक्षा वर्ग में देश भर के 28 जिलों से चयनित 328 शिक्षार्थी 15 दिनों के इस प्रशिक्षण शिविर में सहजीवन, अनुशासन, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास का गहन अभ्यास कर रहे हैं। इसका समापन 1 जून को नगर के पुलिस परेड ग्राउंड में प्रकट उत्सव के साथ होगा। इस आयोजन ने नगर को एकता, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया। एक भी नहीं मेरा खाचरोद का आसपास का है ग्रामीण। खाचरोद के लोग कहाँ गए अपना? नर्मदापुरम से पूर्व मंत्री स्वर्गीय सरताज सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर बांद्रा बांध वृद्धाश्रम में एक सेवा एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके परिजनों और समाज के प्रमुख जनों ने न केवल उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, बल्कि वृद्धजनों को सामग्री, भोजन एवं फल वितरित कर समाज सेवा की मिसाल पेश की। सिंह का जीवन समाज के प्रति समर्पण, सेवा और विकास के प्रति उनकी दृढ़ सोच का प्रतीक रहा है, जो आज भी आमजन के दिलों में जीवित है। परिवार का ग्रुप कर दो फोटो। ये ग्रुप तो सब इकट्ठे करेंगे। मतलब कहने कोई आपके पास कोई बात मोबाइल बात करो, शानदार आवाज आई। बीटू भैया, बाबूजी बुला रहे। हाँ, आ जाओ। संपर्क करें। हाँ, हाँ, ये लोग मेरे पीछे पड़े यार। कौन से लोग? हाँ यार, तुम समझ नहीं रहे गंभीरता। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ एवं हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।